बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइन। आज हमारे मेहमान खसूसी हैं जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब। मरूफ तजिया निगार हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बेलाग तबसरों की वजह से मशहूर हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट फॉर इंटरनेशनल पीस के प्रेसिडेंट और सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने का जी, और आप लोगों का भी जो मेरे नियाज साहब हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, एंड थैंक यू वेरी मच। मेरा यूके न्यूज लाइन के साथ इस माय फर्स्ट प्रोग्राम, और मैं वेलकम सर। तवक्को करता हूँ कि मेरे जो व्यूज हैं वो नाजरीन को वो पसंद आएंगे, और ट्राई करूंगा कि मैं बैलेंस जो है वो न्यूज आपको पेश करूँ। जी नियाज साहब। अच्छा इफ्तिखार चौधरी साहब, आजकल जो ये पीडीएम के जलसे जुलूस हो रहे हैं, पहले गुजरावाला में हुआ, उसके बाद कराची में हुआ। अच्छा, उसमें आप ये समझते हैं कि अपोजिशन तो तनकीद करती रहती है, लेकिन इसमें कौमी सलामती के अदारों को बीच में लाना, उनके किरदार पे कोई उंगली उठाना, तनकीद करना, ये कहाँ तक ठीक है? और आया कि ये अपोजिशन के हक में जाएगा, ये उल्टा उनके खिलाफ जाएगा? देखें नियाज साहब, बात ये है कि ये जो एक चीज होती है वो रियासत, एक होती है हुकूमत। रियासत जो है वो पाकिस्तान हमारी रियासत है, पाकिस्तान हमारी माँ है, रियासत माँ होती है। हुकूमत पर आप तनकीद कर सकते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं जिस तरह हम लोग करते हैं, लेकिन आपको रियासत के जो बुनियाद है उसके खिलाफ बात करने का हक हासिल नहीं है। जिसने पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रहे, अदरवाइज यहाँ से वो चला जाए। तो ये जो आपने बात की है ना कि जैसे नवाज शरीफ के हवाले से आपने बात की कि 2 दफा उन्होंने पाकिस्तान के जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके खिलाफ और उनकी जो सॉलिडेरिटी, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी और इंटेग्रिटी को उन्होंने चैलेंज किया है, और वो शख्स जो 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, तो उसको ये हक हासिल नहीं है, बल्कि किसी को ये हक हासिल नहीं है कि क्योंकि उसको हुकूमत में वो नहीं है और वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करे। तो लिहाजा ये जो नैरेटिव है नवाज शरीफ साहब का, वो वही नैरेटिव है जो मूडी का है, या मूडी की जो एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया है, वो उनका वही नैरेटिव है। आपने देखा होगा कि जो इंडियन जो मीडिया है वो नवाज शरीफ की तकारीर को वो उछाल रहा है, उसके नैरेटिव को उछाल रहा है, और उसको एक जमहूरियत पसंद लीडर जो है साउथ एशिया का पेश करने की कोशिश की जा रही है। और ये हमारी जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो जिसमें रॉ है, जिसमें मुसैद है, जिसमें MI5 MI6 है, CIA है, और NDS ये अफगानिस्तान की है, ये रीजन के अंदर ये इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान जो है उनके जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वो काम करें, और ये नैरेटिव जो है वो नवाज शरीफ के जरिए दिलवाया जा रहा है। तो इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, 22 करोड़ आवाम है, वो देखे, जनरल बाजवा तो एक नाम है, इसी तरह DGIS, इस तरह फैज हमीद की खिलाफ बात की जा रही है, वो तो एक नाम है, वो कोई भी हो सकता है उसके DGIS से। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है? हमारा फौज है। तो फौज को अगर अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो उससे मुल्क के अंदर फसाद पैदा होने का खतरा है, और मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी होने का इम्कान है। लिहाजा इस किस्म की जो नैरेटिव जो है वो कभी परवान नहीं चढ़ सकता, और ये उनको भी रियलाइज है। दैट्स वाई कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बहुत ज्यादा जो है अब तफरीक पैदा होना शुरू हो गई है, मुख्तलिफ फैक्शंस जो बनने शुरू हो गए हैं, और एक और जो भी एक लड़ाई होनी है वो है पानीपत की लड़ाई लाहौर के अंदर, वो है मरियम नवाज ग्रुप की शहबाज शरीफ ग्रुप या हमजा शहबाज ग्रुप के साथ। लिहाजा कोई भी पाकिस्तानी इस चीज को प्रमोट नहीं कर सकता, ना उसको सपोर्ट कर सकता है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात सुने भी। तो सर, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के वापस आने के चांसेस कितने ज्यादा हैं? वो वापस आएंगे कि नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है, और वैसे भी नजूमी बैठे होते हैं समी इब्राहिम के साथ, वो कहते पता नहीं आएंगे कि नहीं, उन्होंने भी बताया हमें। तो असल में नवाज शरीफ ने जो ये गेम खेली है, या उसको इतना तुर्श हुआ है, अब उसको ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि उसको कोई NRO मिलने वाला नहीं। वो शुरू से कहता रहा कि इमरान खान के पास NRO देने की हिम्मत नहीं है। ओके, अगर जो खलाई मखलूक जिसको वो कहता था, जनरल बाजवा का नाम लेकर उसने बात की, जनरल जहीरुल इस्लाम जो साबिक DGIS थे उनका नाम लेकर वो जो बात कर रहे हैं, उनको ये रियलाइज हो गया कि अब वो
पाकिस्तान के अंदर कोई उसको एनआरओ नहीं मिलने वाला, ना वो पॉलिटिकल जो है ना कोई यहाँ पे फ्यूचर नजर आ रहा है। तो लिहाजा अब वो स्टीम जो उसके जो नजरियात हैं वो पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ वो हो गए हैं और तकारीर कर रहे हैं। लेकिन एक जो पॉजिटिव बात ये हुई है कि आप देखेंगे डरपोक आदमी कितना है कि उसको एक टेलीफोन कॉल जाती है जीएचक्यू से, एक ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि जनाब आपने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी या तीसरी आपने तकरीर नहीं करनी मुस्लिम लीग के जलसे में या पीडीएम के जो जलसे के अंदर जो है वो आपने तकरीर नहीं करनी, तो उसने नहीं की, ना उसको करवाई गई। जो उसके ऊपर फिर एक और केस हो गया जो आपने देखा अभी रिसेंट, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, बिलावल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुराद अली शाह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो उसको गिरफ्तार किया गया था कैप्टन सफदर को कराची के अंदर। तो वो उस पर भी बात हो रही है कि जी कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, तो बहरहाल बेल हो गई है उसकी। लेकिन फिर भी अभी आर्मी चीफ ने कॉल किया बिलावल भुट्टो जरदारी को कि हम इस चीज की तहकीक कराएंगे कि क्या आईजी सिंध को अगवा करके उससे जबरदस्ती ऑर्डर दिलवाया गया है कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने का, या कोई मामला है, क्योंकि अभी इस पर तहकीक हो रही है। अभी ऑर्डर हुआ है आपसे बात करने से आधा घंटा पहले, तो मैं फिर उस पर बेहतर कमेंट उस वक्त कर सकूंगा कि जिस वक्त उस इंक्वायरी रिपोर्ट का कोई वो हमारी मंजर आम पर आती है। लेकिन जहां तक अब नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वापस आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो नियर फ्यूचर है उसके अंदर नवाज शरीफ को वापस आने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जो है वो हमें कुछ चेहरे से सीरियस नजर आता है कि पहले तो बात है उसने भेजा क्यों था। अब अगर जब भेज दिया तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने जिसमें मुलव्वस थे, वो पूरी जो सिसिलियन माफिया जो है हमारे जो पूरे सिस्टम को धोखा देकर वो बाहर चला गया। अच्छा, अब वो वापस लाना उसको उतना मुश्किल है जितना क्या कहते हैं कि आपने देखा कि असाक डार को हम नहीं ला सके, अल्ताफ हुसैन को वापस नहीं ला सके, लेकिन अब वो इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है। अब अभी उनकी आर्मी चीफ की मीटिंग भी हुई है बरतानिया के आर्मी चीफ के साथ, नेशनल डिफेंस के जो उनके चेयरमैन थे उनके साथ भी मीटिंग हुई है। ठीक है, उसमें दूसरे मामला भी तय किए होंगे, लेकिन ये मुझे ये लगता है कि इस पर भी उनकी बात हुई है। लिहाजा कोशिशें जारी रहेंगी कि नवाज शरीफ को पकड़ कर यहाँ पे लाया जाए, और क्योंकि उनको इश्तिहारी करार देने की जो अदालती कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, और अदालती कार्रवाई के बाद जब वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो अपील में जा सकते हैं, ना उनके पास फिर कोई दलील होगी, ना उनका कोई वकील होगा। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर में। लेकिन सर आपका क्या ख्याल है कि अगर वो वापिस आते हैं तो अवाम कितना नवाज शरीफ का साथ देगी? आखिर वो साबिक वजीर आजम रह चुके हैं। देखिए, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ के जो रूट्स हैं, मुस्लिम लीग नून के जो रूट्स हैं वो नवाज शरीफ की वजह से हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि अब उसके दो फैक्शंस बन चुके हैं इसके अंदर। एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है, वो एक नवाज शरीफ का ग्रुप है। लेकिन नवाज शरीफ का सरेदस्त आने का कोई इम्कान नहीं है। चले एक फर्ज कर लिया जाए कि वो नवाज शरीफ साहब को पकड़ के लाया जाता है या उसको वैसे वो वापस आ जाता है, तो उस सूरत के अंदर ऑलरेडी जो ये नैरेटिव है, इस नैरेटिव के साथ वो जो है वो ज्यादा देर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो रह नहीं सकता। ऑलरेडी वो उसको नाअहल करार दिया जा सकता है, वो करार दिया जा चुका है और वो कन्विक्टेड है। देखें, उसको सजा हुई है, उसको जेल जाना, पहले सजा पूरी करनी, उसकी पहले सजा जो है वो खत्म होना जरूरी है, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आएगा। जेल में रहकर ये नेल्सन मंडेला नहीं है, ठीक है ना, जो 21 साल 22 साल जो जेल के अंदर वो रहा है नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला वो बन सकता। लेकिन ये जरूर है कि वो अवाम के अंदर उसकी पजीराई जरूर है, लेकिन वो जो फैक्शंस अगर बनना शुरू हो गए, जिस तरह शरकपुरी साहब हैं, उनको उन्होंने धमकियां दी और वो निकाल दिया, 15 लोगों को निकाल दिया, तो इस तरह बेशुमार लोग हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ राब्ते में, जो जिसकी मैं पर्सनल नॉलेज है मुझे, और ये उस्मान बुज़दार के पास भी उसकी नॉलेज है कि वो उनमें जो कंपार्टमेंटेशन जो है वो उनके अंदर जो है वो एक रिफ्ट क्रिएट हो गई है, एक अलहदगी जो है वो अलहदा पसंदीदगी जो है वो उनके सामने आ गई है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ जो है उसका वो होल्ड हो सकता है, क्योंकि इधर पाकिस्तान में अगर उसका होल्ड हुआ तो बाहर जाने की बात ही ना करता, वो बाहर क्यों जाता। और ये इलेक्शंस आपको पता है कि अगले साल जो इलेक्शन फीवर शुरू हो जाना है। अभी जो है इनको इमरान खान एक काम कर रहा है, जो इमरान खान को
ये काम करने का साल है इमरान खान के। ये जो आटा, चीनी, दालें, ये इमरान खान अब खुद कह रहा है कि माफिया जो है कर रहा है। अब भाई माफिया अगर आपके ऊपर छाया हुआ है तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ये किसका काम है कि माफिया को काउंटर करना, माफिया को सजाएं दिलवानी। इमरान खान का जो बुनियादी फेलियर हुआ है वो फेलियर हुआ है कि प्राइस कंट्रोल नहीं कर सका और करप्शन का पैसा इन जो आप क्लेम करते थे कि इनके पेटों से निकाला जाना है और इनसे निकाला जाए, ना वो नवाज शरीफ के फैमिली से कुछ निकाल सका है और ना इनसे कुछ निकाल सका है। हाँ, अब ये हुआ है कि जायदादें जो हैं इनकी, जो जाती उम्रा की है चाहे वो दूसरे जो हैं, उनको कोर्ट के साथ उन्होंने नथी कर दिया है। अब वो बेच नहीं सकते और ना कोई खरीदार होगा उनका। तो ये मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की जो नियर फ्यूचर है उसके अंदर यहाँ पे आमद कोई नहीं। और अगर आमद भी हो जाती है, नवाज शरीफ का वो स्टेटस कभी नहीं हो सकता जो पिछले 30-35 साल से वो एंजॉय कर रहे थे कि अदलिया भी उनकी सपोर्ट कर रही होती थी, एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही। अब बुनियादी जो फर्क नजर आ गया वो है एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके खिलाफ यू टर्न ले चुकी है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस किस्म के जो मामलात हैं, जो इस हद तक है, जो बगावत की बू आनी शुरू हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, और वही नैरेटिव अगर जो मूडी का नैरेटिव है अगर वो यहाँ पे अडॉप्ट करेगा या वो अडॉप्ट कर चुका है, वो उसका आना मेरा ख्याल है तकरीबन नामुमकिन है। और अगर वो यहाँ पे आ भी गया किसी वजह से, कोई डील इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डील होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर उसका कोई मेजर रोल होगा। सर, मुल्क की जो हालात चल रहे हैं, आपके ख्याल में बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं? जी, कितने फीसद चांसेस है कि इलेक्शन कहा नहीं जा सकता ये हाँ जी, मेरा तो ख्याल है कि होने चाहिए, क्योंकि अगर ये इमरान खान ये इलेक्शंस करवा देता है, उसको एक तो पता चल जाएगा कि ग्रास रूट लेवल पर जो उसने चेंजेस करना चाह रहा था, कह रहे थे ना गांव के लेवल तक, नीचे तक, वो आपको डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है आम पब्लिक की नुमाइंदगी जो होती है, जो जहां अवाम, जमहूर की हुकूमत होती है, अवाम की हुकूमत को कहा जाता है। अब ये जो MNA MPs होते हैं, ये इनका काम नहीं है कि नालियां पक्की करवाएं, जच्चा बच्चा सेंटर बनवाएं, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, लेकिन ये होता है ये काम जो बल्दियात का। आप देखें वहां क्वीन एलिजाबेथ को इंग्लैंड में क्यों पसंद किया जाता है? उसके पास एक सिर्फ सिंबल के तौर पर उसको रखा हुआ, तमाम जो इख्तियारात हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, कांग्रेसमैन को और जो उनके लॉर्ड्स हैं वो उनको इख्तियारात हैं। और उनका बल्दियाती सिस्टम इतना मजबूत है कि एक ट्रक ड्राइवर का बेटा जो है वो लंदन का मेयर बन सकता है, सादत जिस तरह है। और दूसरे जो लॉर्ड शौकत साहब हैं, वो फौत हो गए, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, और इस तरह और भी अच्छे मेरे दोस्त हैं, लॉर्ड नजीर साहब हैं, वो कॉमन पीपल थे और उधर जाकर वो अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रगल्स थी, एक्टिविटीज थी, रिफॉर्म्स की जो एक्टिविटीज थी, उसकी वजह से वो बन चुके हैं। अगर पाकिस्तान में बल्दियाती निजाम मजबूत होगा तो ये तो दो खानदानों की आपको हुकूमत नजर आती है कि पहले अब्बा, फिर नाना, फिर वो माँ, फिर आगे बेटा, फिर आगे बिलावल के आगे बेटा हो गया, तो वो भी अगर हो गया तो वो मतलब जो है वो हुकूमत करेगा। वो दूसरा, अब मरियम का भी बेटा जो तैयार बैठा है, जुनैद, वो भी उधर लंदन में बैठा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि खानदानी जो विरासती जो हुकूमतें हैं ना, वो जमहूरियत नहीं कहलाती। ये जमहूरियत है, नियाज साहब मिनिस्टर हो, मैं भी कोई काउंसलर बना हो, आप भी कोई लेडी काउंसलर, या आप MNA या MPA बने, कॉमन पीपल, ठीक है ना। कॉमन पीपल के लिए हमारा अभी तक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं। वो क्या होता है? वो बल्दियाती सिस्टम होता है, जो ग्रास रूट लेवल पर आप आवाम को जो फलाह बहबूद के काम करते हैं। और मेरा ख्याल है इमरान खान की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि बल्दियाती सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए पंजाब के अंदर एटलीस्ट, या KPK के अंदर, ताकि जो इलेक्शन होना 2023 में, उसमें जो आपने तैयारी की होगी बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए, वो आपको फिर डिविडेंड पे करेगा 2023 के इलेक्शन में PTI। ये तो अभी रिसेंट नवाज शरीफ का लहजा एग्रेसिव हुआ है ना, इससे पहले तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, जैसे वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी या पार्लियामेंट में कोई बिल पास करना था। तो अब क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं सेनेट के, तो इसकी वजह से तो नहीं कोई इनका एकदम इन्होंने जाराना लहजा अपना लिया है। देखिए, जहां तक बात यह है कि ज़ियाउल हक ने 2 इम्पोर्टेंट लोगों को पौधा लगाया था गमले के अंदर, मार्शल्लाह के गमले के अंदर से जमहूरियत निकालने की कोशिश की थी। एक था अल्ताफ हुसैन, दूसरा था नवाज शरीफ, जो प्योर ज़ियाउल हक की ब्रीड है, ठीक है ना। तो जो जमहूरियत जिसको इन्होंने नाम दे दिया है,
तो उनको पता है। आप देखें 1981 में नवाज शरीफ को वो कहते हैं वो सरिया डालते हुए जनरल जिलानी के घर का, तो उनके साथ बातचीत चली। मियाँ शरीफ साहब लेके गए कि बेटा मेरा वेला फिर रहा है, वो काम शाम पे। पहले वो रंगीले के पास लेके गए थे कि इसको अदाकार बना दे। रंगीले ने 2-4 दिन देखा होगा ये अदाकार नहीं बन सकता, हालांकि वो मरहूम रंगीले की ये फेलियर था उसको जज करने में। वो तो बहुत बड़ा अदाकार है, तो जिसको आप नहीं जज कर सके। लेकिन बहरहाल वो जनरल जिलानी जो है, अब उनको उन्होंने डोनेशन दी 1 करोड़ 2 करोड़, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आगे एक प्रोविंशियल मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर बने। तो उनको पता है कि आर्मी जो है या आईएसआई जो है वो किस तरह रूल करती है इस तरह के लोगों को पिक एंड चूज करने वाले जो ट्रू डेमोक्रेट नहीं होते। तो वो खैर उनको जो चूज करने के बाद वो फिर जब जियाउल हक का त्यारा क्रैश होता है ना 17 अगस्त 1988 को, तो उसके बाद जो है वे ये इनको पहले जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जुनेजो, मोहम्मद खान जुनेजो जो थे 1985 में नॉन पार्टी बेसिस पे आए थे, तो उनकी पार्टी मुस्लिम लीग को इन्होंने नवाज शरीफ ने टेक ओवर कर लिया। अब उस टेक ओवर करने के बाद और उसमें आपके जो डिक्टेटर थे वो सब शामिल थे, ठीक है। तो डिक्टेटर जो जियाउल हक मरने से पहले की मैं बात करूं, क्योंकि 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो को बरतरफ किया गया था, और 17 उससे फिर मोहम्मद खान जुनेजो के बाद 17 अगस्त 1988 को ये जियाउल हक का त्यारा क्रैश हो गया था, और फिर उस दौरान इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। मोहम्मद खान जुनेजो का फिर इंतकाल हो गया था कैंसर के बाद। तो लिहाजा ये लोग समझते हैं कि मिलिट्री की जो, क्योंकि ये मिलिट्री के गमले से निकले हैं, तो इनके नजदीक मिलिट्री की बहुत ज्यादा अहमियत है, आईएसआई की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब जो वो कह रहे हैं ना कि जी मैं वो इनकी जो है अपने मार्च में इलेक्शन होने हैं सेनेट के अंदर, और ये बिकॉज ऑफ मार्च है, और उसमें नवाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल के ज्यादा तकलीफ जो है वो इसको है, मरियम को है तकलीफ, क्योंकि नवाज शरीफ तो नाअहल हो चुका है। अब कई लोग वो नहीं चाहते उसके नैरेटिव को लेकर चलें, और इसमें 40-50 लोगों का ग्रुप है जो मुस्लिम लीग नून का, जो मियां साहब के इस नैरेटिव के बराह रास्त खिलाफ है, डायरेक्ट उसके मुखालफत कर रहे हैं, और ये पैगाम उनको पहुंचाया भी गया। अब जो तीसरी स्पीच बंद हुई, आप इससे अंदाजा कर लें कि ब्रिगेडियर साहब ने फोन किया था, तो ब्रिगेडियर साहब के फोन करने, ये एतजाज एहसन भी कहता है, उनसे जब बात हुई ना, एतजाज एहसन ने कहा कि उनको ब्रिगेडियर साहब ने फोन किया था कि भाईजान आप तीसरी स्पीच नहीं करेंगे। आप देख रहे हो कितना बेगिया। अब हालांकि वो बाहर बैठा, वो स्पीच में चाहे वो गालियां पहले भी तो कमर जवेद वाजिया साहब के और डीजीआईएसआई के फैज हमीद के खिलाफ वो बात कर रहा था, लेकिन अब वो नहीं की उसने, और अभी वो खामोश है, आज भी वो खामोश है। जितना बड़ा वो वाकया हुआ है, उसका दामाद जो है गिरफ्तार हो गया, पर पता नहीं वो दामाद मानता है या नहीं मानता है। बहरहाल वो गिरफ्तार तो हुआ है, और उसके बाद उसकी बेल भी हुई है, और उसके ऊपर बिलावल को फोन भी किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के जो सेनेट के इलेक्शन में, क्योंकि उसकी अपनी हाजिरी कोई नहीं होनी, ना उसका कोई वोट है। अब इस क्योंकि इस फैक्शंस में जो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा इस लड़ाई के अंदर, पीटीआई गवर्नमेंट को होगा, या उनके जो अलाइज हैं उनको होगा, और मेरा ख्याल है कि उनको भी ये रियलाइजेशन है। अब देखें, आप कह रहे हैं ना कि उनको जब आर्मी को जरूरत पड़ी कि बाजवा को एक्सटेंशन देनी है, या पाकिस्तान पीटीआई गवर्नमेंट को चाहिए, और ये ऊपर दूसरा पैटिफ पे आपको चाहिए थी इनकी ताइद चाहिए थी। दो ही इवेंट थे ना जिसपे उनको चाहिए था, दोनों इवेंट पे उन्होंने ले लिया उनसे वोट। और इसी तरह आप देखेंगे कि जो सेनेट का इलेक्शन होगा उसमें पीटीआई का पल्ला भारी होगा। सर, इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज का क्या फ्यूचर है? देखें, मैंने आपको बताया है ना कि मरियम नवाज जो है उसको शहबाज शरीफ का फैक्शन लाइक नहीं करता। चौधरी निसार जो है वो जीता है एमपीए की सीट, लेकिन अभी तक उसने हल्फ नहीं लिया। आपको पता है कि चौधरी निसार पीएमएलएन से क्यों अलहदा हुआ था? यही वजह थी कि चलो नवाज शरीफ की तो हम लीडरशिप जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, हम शहबाज शरीफ की भी सदारत मुस्लिम लीग पसंद करते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं जो हमारे सामने पले हैं, मरियम नवाज हुई या हमजा शहबाज, हम कैसे उनकी वो लीडरशिप को कबूल करें? वो तो पीपल्स पार्टी वाले हैं। मुझे पता है कि एतजाज एहसन गोदी उठाया करता था, 1989 में ये पैदा हुआ था बिलावल, जब शी वाज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद तो पैदा हुआ, तो वो 88 में शादी मतलब बेबी ये पैदा हुआ था बिलावल। तो वो एतजाज एहसन उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था। एज इंटीरियर मिनिस्टर ज़ाहिर बिलावल का 2, 4, 5, 6 महीने का बच्चा ही होता है ना उस वक्त, वो
नैपी बांधी हुई वो फीडर पी रहा तो वो, अब उस बच्चे के सामने वो आप हाथ बांध के खड़े हुए हैं, तो ये आपकी जमहूरियत के सम्राट है। वो कहता है जमहूरियत को खतरा होगा, इस जमहूरियत को खतरा होगा जो बिलावल साहब जो है जिसके अभी वो सरबराह बन गए, हालांकि उनसे बेहतर कई हैं लोग हैं। आपने एतजाज अहसन को नहीं देखा जो पांचवा बड़ा दुनिया का लॉ का ब्रेन समझा जा रहा था, जब खार चौधरी साहब चीफ जस्टिस की होता है तहरीक चल रही थी बहाली उनके के लिए, तो मुझे नहीं ये लगता कि जी मरियम नवाज जो है वो इजीली जो उसकी जो तख्त था नवाज शरीफ का उस पर आकर बैठ जाएगी। अभी पानीपत की लड़ाई होनी है और पता नहीं इसमें और कितने फैक्शंस जो हैं। तो आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में? मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या है? देखिए जी, मुस्लिम लीग हमेशा से ही कायदे आजम के बाद मुस्लिम लीग हमेशा से ही जो डिक्टेटर होता है उसकी वो क्या कहते हैं एक अलाई कंसीडर किया जाता है। जिस तरह जो खान अब्दुल कयूम खान को अयूब खान ने मुस्लिम लीग जो उसको सपोर्ट किया, फिर उसके बाद फिर जो आपने ज़ियाउल हक साहब की वो भी एक मुस्लिम लीग थी, फिर उस एक इनकी फिर मुशर्रफ की मुस्लिम लीग थी, काफ लीग थी बनी, और जिसके फिर आपको शौकत अजीज साहब नजर आए थे। तो जो डिक्टेटर होता है वो प्रिफर करता है कि मुस्लिम लीग को का नाम को वो यूज करे, ठीक है ना। तो अभी जो फ्यूचर ऑफ मुस्लिम लीग है वो अब नून की या जीम की या हे की या काफ की नहीं, अब बेशुमार अलिफ बे पे से लेकर बड़ी ये छोटी ये तक पता नहीं कितनी मुस्लिम लीग बनती है। तो उस हिसाब से हम डिटरमिन कर सकेंगे या एनालाइज कर सकेंगे कि कौन सी मुस्लिम लीग का कौन सा फ्यूचर है। अब ज़ियाउल हक भी एक मुस्लिम लीग का सदर है, ठीक है, वो ज़ियाउल हक ग्रुप का, ठीक है ना। और इसी तरह और भी जी, तो बेशुमार वो मुस्लिम लीगें बनी हुई है ना आज भी। तो अब काफ लीग भी मुस्लिम लीग है जिसका परवेज इलाही जो है वो हमारा जिस इत्तेहाद हुआ है उनके साथ पीटीआई के साथ, और वो पंजाब असेंबली का स्पीकर। तो हम देखना में यही होगा कि कौन सी मुस्लिम लीग है और उसके फैक्शंस में कौन कौन से लोग हैं जो जिनका कुछ इलेक्शन के अंदर कोई वेट होता है या पब्लिक के अंदर उनका कोई वेट होता है और किस नैरेटिव के साथ उनका वेट होता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा जी।